बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। किसी मुल्क की कौमी आमदनी को कैलकुलेट करने के लिए जो 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं, नंबर 1 पैदावार का मजमूआ। वो जो पैदावार का मजमूआ है उसकी कैलकुलेशन हम बाज़ारी कीमतों के लिहाज से करते हैं। नंबर 2 आमदनियों का मजमूआ, आमलीन के मुआवज़ों के मजमूओं के लिहाज से। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 4 आमलीन पैदाइश हैं जिनका ज़िक्र हम बार बार इकनॉमिक्स में करते हैं: ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। नंबर 3 है कुल खर्च का तरीका। इन तीनों की डिटेल अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये पैदावार का जो मजमूआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ के मुताबिक, याद रहे कि ये तारीफ़ हमने पहले भी पढ़ी है, कौमी आमदनी से मुराद अशिया व खिदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग अपने मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल करके एक साल के अरसे में पैदा करते हैं। अगर किसी मुल्क की साल भर की अशिया व खिदमात की मालियत को जमा कर लें तो ये हमें मुल्क की कौमी आमदनी हासिल होती है। ये स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो जो अशिया हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें ज़री अशिया की बात हो रही है, और ज़री अशिया की पैदावार मसलन गंदम, चावल, गन्ना, कपास, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह इसमें शामिल होते हैं। यानी एक साल के अरसा में जितनी भी ज़री शोबे के अंदर मौजूद पैदावार है उसकी हम बाज़ारी कीमत को कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2 पे है सनती शोबा, मसलन कपड़ा, चीनी, सीमेंट, मशीनरी और दीगर मसनूआत। जितनी भी सनती शोबे के अंदर जितनी अशिया पैदा हो रही होती हैं एक साल के अरसे में उसकी भी बाज़ारी कीमत को हम ऐड करते हैं। नंबर 3 पे है खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे। कौन कौन से हैं? बैंक्स हैं, बीमा कंपनियां हैं, जहाज़रान कंपनियां वगैरह वगैरह। इनके मुनाफा जात भी शामिल किए जाते हैं। और नंबर 4 पे है खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद। ऊपर है इदारे, नीचे है अफराद। मसलन असातिज़ा है, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं और दीगर अफराद जितने भी हैं, खा वो निजी शोबे में हैं खा वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उन सब की पूरे साल की जो आमदनी होती है उसको हम जमा कर लेते हैं। तो ये 4 किस्म की जो आपको इनकम बताई गई है इसको हम जब जमा करेंगे एक साल के अंदर तो उसको हम कहेंगे कौमी आमदनी। अब ज़रा ये कौमी आमदनी की कैलकुलेशन के लिए एक फ़र्ज़ी गोशवारा दिया हुआ है यहाँ पे, और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया गया है कि अशिया व खिदमात और उनकी आगे कुल पैदावार, बाज़ारी कीमत और कुल मालियत। अब पैदावार में देखें आप, गंदम, चावल, कपास और घी। कपास तक आप देख लें इसको, कपास तक हम इसको ज़री अशिया कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बेशुमार और भी अशिया हैं लेकिन मिसाल देने के लिए उसने सिर्फ 3 अशिया को यहाँ पे शामिल किया है। हाँ, अब गंदम जो है अगर किसी मुल्क में 10 लाख मन पैदा हो रही है और 1 मन की कीमत जो है वो 300 रुपये है, तो 10 लाख मन को 300 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास पूरी 30 करोड़ रुपए उसकी मालियत आ गई। ये बाज़ारी कीमत हो गई। इसी तरह चावल की है 5 लाख मन और 1000 रुपये फ़ी मन, और ये मल्टीप्लाई करके उसकी कुल मालियत आ गई। इसी तरह कपास की उसने बताया है कि यहाँ पे 1 लाख गांठें हैं और अगर एक गांठ की कीमत जो है वो 2000 रुपये हो तो ये उसकी 20 करोड़ रुपये कुल मालियत आ गई। आगे ये घी है, तो ये सनती शै ली है उसने एक। वैसे तो बेशुमार सनती अशिया और भी होती हैं लेकिन मिसाल के तौर पे उसने सिर्फ एक ही इसको ऐड किया यहाँ। 50,000 मन और 1000 मन फ़ी मन जो है इसकी बाज़ारी कीमत है, और ये 5 करोड़ रुपए।
अब आगे है खिदमात सर अंजाम देने वाले असातिज़ा, डॉक्टर, वकील, ये वो अफराद हैं जो अपनी खिदमात माशरे को देते हैं। तो अगर किसी मुल्क में एक साल में 5000 अफराद हैं और हर फ़र्द की 5000 अफराद डॉक्टर हैं और हर फ़र्द जो है वो ये 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो 50 करोड़ रुपए डॉक्टर्स से हासिल होंगे एक साल के अरसे में। इसी तरह असातिज़ा अगर 10,000 हैं और एक उस्ताद की जो साल भर की जो उसकी आमदनी है वो 50,000 है, तो पूरे साल की तमाम असातिज़ा की जो आमदनी है वो 50 करोड़ दिखाई गई है। इसी तरह वकीलों की ये आमदनी, ये अफराद हैं, ये उनकी फ़ीकस आमदनी है और आगे ये 30 करोड़ रुपए इसको ज़ाहिर किया गया है। अब उसने इस कॉलम को ऐड करके 235 करोड़ रुपए, ये एक एस्टीमेट दिया है गोशवारे से, 235 करोड़ रुपए किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन करते हुए इस तरीके से जो एहतियातें हमने करनी हैं ये हम डिस्कस करते हैं। ये दोहरी गिनती का ख़तरा ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिवाइज़ कर देता हूँ। एक ही चीज़ को, इस बात का ख्याल रखना है कि एक ही चीज़ को बार बार ना गिना जाए। मसलन एक दफ़ा कपास की कुल मालियत को ले लिया है तो दूसरी बार कपास के बने हुए धागे, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स की मालियत को शामिल कर लेते हैं और इस तरीके से एक ही चीज़ बार बार गिनती में आ जाती है और कौमी आमदनी के अंदाज़े गलत हो जाते हैं। इससे बचने की सूरत ये है कि या तो हम किसी चीज़ की इब्तदाई शक्ल की मालियत ले लें और बाकी सूरतों को छोड़ दें, या फिर हम किसी भी चीज़ की जो आखिरी शक्ल है उसकी कीमत को ऐड कर लें, तो हमारे पास ये कौमी आमदनी आ जाएगी। इसके लिए उसने एक समझाने के लिए गोशवारा दिया है। ये लकड़ी की मिसाल ली है उसने। पैदाइश के मराहल कौन से हैं? ये लकड़ी 3 मराहल से गुज़रती है। पहला मरला क्या है? ख़ाम लकड़ी, यानी जो जंगल में या खेतों में मौजूद होती है, उसकी उसने मालियत बताई है बिलफ़र्ज़ 10,000 रुपये है। तो मालियत में तो कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, वही 10,000 रुपये यहाँ लिख दी गई है। अब ये ख़ाम लकड़ी है। दूसरे मरले में यही ख़ाम लकड़ी फर्नीचर से पहले तैयार है, यानी यहाँ पे वो ख़ाम यानी रा लकड़ी थी और यहाँ पे वो फर्नीचर से पहले, यानी इसका मतलब है कि उसको काट छांट करके फर्नीचर से पहले तैयार किया गया है, तो उसकी मालियत में इजाफ़ा हो गया। अब वही लकड़ी 10,000 वाली 15,000 की हो गई है और मालियत में इजाफ़ा आपको नज़र आ रहा है 5,000 रुपये हुआ है। इसको हम, मालियत में इजाफे को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वैल्यू एडेड। आगे नंबर 3 है तैयार शुदा फर्नीचर। अब फर्नीचर तैयार हो गया तो 15,000 से के बाद फर्नीचर जब तैयार हुआ तो उसकी कीमत हो गई 25,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू में 10,000 का इजाफा हो गया। ये वैल्यू एडेड है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये वाली मालियत को जमा करते हैं तो ये बनती है 50,000, जबकि मालियत में इजाफे वाले जो कॉलम है उसको जमा करते हैं तो ये बनता है 25,000। और ये जो 25,000 है असल में यही कौमी आमदनी है। अगर हम 50,000 लेंगे तो इसमें दोहरी गिनती हो गई, जैसा कि ये 10,000 है तो यहाँ ये दोबारा से ऐड हो गया 15,000 में, फिर ये 15,000 है तो यहाँ ये दोबारा ऐड हो गया, तो ये 50,000 हो गया। ये गलत है और ये वाले जो कैलकुलेशन है ये सही है। इसमें क्या है? ख़ाम लकड़ी की कीमत प्लस हर मरले पर आने वाली कीमत में इजाफा जमा किया गया। उसके बाद नंबर 2 पे है तफरीह की खातर जो काम किए जाते हैं उनसे हासिल होने वाली आमदनी कौमी आमदनी में शुमार नहीं की जाती। मसलन अगर कोई शख्स घर में मुर्गबानी, बागबानी वगैरह करता है तो ऐसी आमदनी कौमी आमदनी में शुमार नहीं होगी। नंबर 3 है बिला मुआवजा खिदमात।
خود استعمال کی اشیاء جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی شمار نہیں ہوتی، مثلا اپنے کپڑے سینا، سویٹر بننا، کھانا پکانا اور اپنے جوتے پالش کرنا، یہ معاوضہ بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتا۔ نمبر 4 پہ ہے بالواسطہ ٹیکس۔ اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، بالواسطہ ٹیکس وہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو کسی واسطے سے اکٹھے کیے جاتے ہیں، یعنی انڈائریکٹ ٹیکس جس پہ لگتا ہے وہ اس کا بوجھ عوام پہ ڈال دیتا ہے، اور اس لیے اس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس مثلا سیل ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے وغیرہ شامل ہوں تو اسے بھی ہم نکال دیتے ہیں، تو باقی ہمارے پاس قومی آمدنی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلا طریقہ تھا قومی آمدنی کی پیمائش کا، اس کو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ 2 طریقے اور رہ گئے ہیں، کل انشاءاللہ ہم اگلا طریقہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔